Hello, my dear students. How are you all? I'm Dr. Neha, welcoming you once again to my YouTube channel. In my previous videos, we have successfully discussed all the ages, the major literary, social, and political trends of the most dynamic age, that is 17th century. We have discussed the Jacobean age, the Caroline age, Puritan interregnum, and Restoration, and the discussion stands incomplete without my discussion upon John Dryden. John Dryden is one of the most important and representative writers of 17th century. He is a poet, a satirist, a critic. He has touched upon each and every genre of writing that was prevalent during that time. Time was dynamic, so our writer John Dryden was also very dynamic. How he was dynamic? आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा. So without wasting time, let us get into the major and minor works written by John Dryden. We will try our best to touch upon each and every work so that you know that this works belong to John Dryden only. जॉन ड्राइडन कैम्ब्रिज में स्टडी करा था. जॉन ड्राइडन हमारे पोइट लॉरिएट रहे हैं, हिस्टीरियोग्राफर रहे हैं. तो जॉन ड्राइडन एक कोर्टली राइटर है, लेकिन इनकी जो डिप्लोमेसी है वो हमें इनके वर्क्स में भी देखने को मिलेगा. और इसके साथ हमें इनके वर्क्स में देखने को मिलेगा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एज इन विच ही वाज राइटिंग, फॉर विच ही वाज राइटिंग. जिसके लिए लिख रहे थे, जिससे इंस्पायर होकर लिख रहे थे. ईच एंड एवरीथिंग, जैसा कि मैंने जॉन मिल्टन के लिए भी कहा है, दैट आल्सो स्टैंड्स ट्रू इन द केस ऑफ जॉन ड्राइडन आल्सो. मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, दिख रहा है 17th सेंचुरी के डायनामिक्स इनके डायनामिक वर्क्स के थ्रू. Let us get into the major works written by John Dryden. The first work that calls our attention upon its diplomacy is heroic stanzas. John Dryden has written heroic stanzas upon the death of Oliver Cromwell. We know this thing that John Dryden is a Tory. He favored church, but he is writing heroic stanzas in favor of ऑलिवर क्रॉमवेल. बट यहाँ पर इन्होंने एक डिप्लोमेसी खेली है, और वो क्या है? दैट he has praised Oliver Cromwell, he has praised the Puritan beliefs, Puritan ethos of Oliver Cromwell, बट इन्होंने डायरेक्टली नहीं दिखाया है. इन्होंने ऑलिवर क्रॉमवेल को फेवर किया है, ऑलिवर क्रॉमवेल को प्रेज किया है, बट रिलीजन का नेम डायरेक्टली नहीं लिया है. क्योंकि अगर किंग चार्ल्स सेकेंड हमारे थ्रोन को असेंड करते हैं, जो कि करेंगे, किया है, तो यहाँ पर जो है ऑलिवर क्रॉमवेल की प्रेज सिर्फ उस वक्त के पार्लियामेंटेरियंस को फेवर करने के लिए, उस वक्त के पार्लियामेंटेरियंस को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए लिखा गया है. हीरोइक स्टैंजास हैं, हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, हीरोइक स्टैंजास अपॉन ऑलिवर क्रॉमवेल. नेक्स्ट इज एस्ट्रिया रीडर्स. फ्लक्चुएशन और डिप्लोमेसी यहीं से ही दिखेगा. हीरोइक स्टैंजास लिखे ऑलिवर क्रॉमवेल के लिए. ऑलिवर क्रॉमवेल कौन थे? जो प्यूरिटन रिलीजन को फेवर करते थे, लॉर्ड प्रोटेक्टर थे, एक सॉर्ट ऑफ डिक्टेटर बन गए थे, जिनकी डेथ 1658 में हुई. जब उनकी डेथ होती है तो उसके बाद किंग चार्ल्स II मोनार्की को रीस्टोर किया जाता है. प्रीवियस वीडियो पे रेस्टोरेशन एज पर ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, जाकर के आप उसे विजिट कीजिए, देखिए, एंड देन you will be able to develop that connect that I am talking about. 17th सेंचुरी को हर हुक एंड क्रुक से हमने जोड़ लिया है. हेरोइक स्टैंजास ऑलिवर क्रॉमवेल के लिए लिखे गए हैं. एस्ट्रिया रीडर्स किंग चार्ल्स II के लिए लिखा गया है. जस्टिस रिस्टोर्ड, क्या मीनिंग है यहाँ पर? अब यहाँ पर जॉन ड्राइडन फ्लक्चुएट कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं. यहाँ पर वो किंग चार्ल्स II मोनार्की को फेवर कर रहे हैं. जस्टिस रिस्टोर्ड, एस्ट्रिया रीडर्स किंग चार्ल्स II के फेवर में लिख रहे हैं.
एंड क्योंकि किंग चार्ल्स टू जो है वो भी एक मोनार्की को जब रिस्टोर किया गया तो किंग चार्ल्स टू को फिर से किंग बनाया गया। तो वहां के वेज ऑफ लाइफ क्या थे, वो फ्रांस से आए थे, उनका रहन सहन कैसा था, किस तरीके का उस वक्त रूल था, जो जो रूल्स उन्होंने इम्पोज किए, कैसी सोसाइटी बना दी। तो जॉन ड्राइडन rather than being critical of the society that he was living in, अरे कॉमेडी ऑफ मैनर्स में हमने सब देखा है, स्कैंडल मॉन्गरिंग देखा है, उसके साथ हमने इमोरल कॉन्वर्सेशंस, इमोरल डायलॉग्स देखे हैं, हमने अपने थिएटर में, अपने प्लेज में, प्लेज को फिर से लिखना स्टार्ट किया गया था, थिएटर्स को रीओपन कर दिया गया था। तो एस्ट्रिया रिडक्स was written during to favor King Charles II, जिसका मीनिंग है justice restored। It's a poem and it's a royal poem, royal panegyric sort of poem, जो कि किंग चार्ल्स टू के थ्रोन को असेंड करने के फेवर में लिखी गई है। अब टू आइडियल्स को तो हमारे जॉन ड्राइडन ऑलरेडी फेवर कर चुके हैं। नाउ कम टू एनिस मिराबलिस। दिस इज द ईयर ऑफ चेंज। ये एक डायनामिक ईयर होता है जहां पर बहुत सारी हैपनिंग्स होने वाली होती हैं। स्पेशली इस ईयर को वी नो इट एज, जहां पर हम वेट कर रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सोशल पॉलिटिकल डायनामिक चल रहे हैं, यहाँ पर प्लेग फैल रहा है, थिएटर्स ओपन हो रहे हैं, सो मच सो इज गोइंग ऑन। सो एनस मिराबलिस के फेवर में इन्होंने, क्योंकि एक डायनामिक ईयर माना गया है इसको, इसके ईयर के बारे में, ईयर को फेवर करते हुए, वेलकम करते हुए, चेंज बताते हुए एक रिप्रेजेंटेटिव पोएम लिखा है, एनस मिराबलिस। ये सब इनका अब यहाँ पर लेकर के आता है हीरोइक प्लेस। यहाँ पर जॉन ड्राइडन पोइट्री की प्रैक्टिस को पूरा कर चुके हैं। जॉन ड्राइडन पोइट्री लिखना स्टार्ट कर चुके हैं, किंग चार्ल्स टू को फेवर कर चुके हैं एस्ट्रिया रिडक्स में, ऑलिवर क्रॉमवेल को हीरोइक स्टैंजास में लिख चुके हैं। एनएस मिराबलिस ईयर ऑफ चेंज, ईयर ऑफ डायनामिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो अपने हीरोइक स्टैंजा से आएंगे, हीरोइक प्लेस पर आएंगे। जो इन्होंने हीरोइक प्लेस लिखे हैं इनके नेम्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। द वाइल्ड गैलेंट, इंडियन एम्परर, टायरेनिक लव, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा। जहां पर इंडियन एम्परर जो हैं वो हमारे इंडिया के एम्परर की बात नहीं की गई है, यहाँ पर एक मैक्सिकन रेड इंडियन है, उन्हें इंडियन एम्परर कहा गया है। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहती हूँ, दैट जॉन ड्राइडन इज वन ऑफ सच इंपॉर्टेंट राइटर्स दैट he has sort of switched from writing poetry to writing plays। और ये जो plays इन्होंने लिखे हैं ये इन्होंने heroic stanza, heroic couplet, heroic language को यूज कर लिखे हैं। तो ये इनके हीरोइक प्लेस है। मैंने रेस्टोरेशन की जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने क्लियरली कहा है कि एक तरफ तो हीरोइक प्लेस चल रहे थे, एक तरफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स चल रहा था। तो ये हीरोइक प्लेस के एग्जांपल्स हैं जो कि जॉन ड्राइडन ने लिखा है। द वाइल्ड गैलेंट, इंडियन एम्परर, टायरेनिक लव, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा। एंड नेक्स्ट वी हैव औरंगजेब। ये भी एक प्ले है, एक हीरोइक प्ले है और ये एक इंडियन एम्परर के बारे में ही है। इंडियन एम्परर जो हम एक प्ले की बात जो मैंने पहले की है वो है एक रेड इंडियन मैक्सिकन पर्सन, मैक्सिकन किंग। और यहाँ पर जो है औरंगजेब की बात इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर की गई है, क्योंकि अब ये इनका रॉयल सोसाइटी की तरफ, कोर्ट की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा था। तो ही वाज मेड एज द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड इन 1668 एंड सून इन ए रॉयल हिस्टीरियोग्राफर भी बना दिया गया। उसके बाद आया इनका एक प्ले ऑल फॉर लव जो कि ब्लैंक वर्स में है। मैंने इसको उनसे साइडलाइन कर इसीलिए ही लिखा है बिकॉज ऑल फॉर लव इज अ प्ले रिटन नॉट इन heroic stanzas but in blank words. This play has been asked in नेट एग्जाम मेनी अ टाइम्स। हाउ, इनका सबटाइटल पूछा गया है, शेक्सपियर के कौन से प्ले पर बेस्ड है ये पूछा गया है। सो लेट अस गेट इनटू दिस, few more lines of discussion about this play. All for love is written in blank verse. All for love, world well lost, ये इसका सबटाइटल है। वर्ल्ड वेल
लॉस्ट। और ये शेक्सपियर के प्ले एंटनी एंड क्लियोपैट्रा पर बेस्ड है। इट्स अ ट्रेजेडी रिटन बाय जॉन ड्राइडन। विलियम शेक्सपियर का प्ले है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, उस पर ये प्ले बेस्ड है। सी आफ्टर दैट ही अगेन स्विचेस टू पोएट्री। यहाँ पर अब इनका आता है एब्सलोम एंड एकिटोफेल, वन ऑफ द मास्टरपीस दैट ही हैज रिटन। ये इनका एक मास्टरपीस वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, बिल्कुल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, सोसाइटी को सैटराइज करता है, कोर्टली वेज को सैटराइज करता है। इसकी बैक स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बैक स्टोरी क्या है? एज वी ऑल नो दैट किंग चार्ल्स टू वाज अ फ्री मैन। He had no legitimate heir. उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, because his wife had consistent miscarriages. तो कोई भी चाइल्ड नहीं था, but उनके illegitimate children बहुत थे। तो King Charles II had no legitimate heir जो कि उनके थ्रोन को असेंड कर सके। तो आफ्टर द डेथ ऑफ किंग चार्ल्स II बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि अब किंग कौन बनेगा। आफ्टर किंग चार्ल्स II passed away, there were two options. वो two options क्या थे? जेम्स एंड जेम्स, जो यहाँ पर मैंने लिखा है। किंग चार्ल्स II had no legitimate heir, but a Catholic, I repeat, a Catholic brother James, और एक उनका था illegitimate son जेम्स। सो और हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज थी, टू पॉलिटिकल पार्टीज वर देयर, Whigs and Tories. So Dryden was a Tory and पार्लियामेंटेरियंस जो थे वो विग्स थे, और जो किंग को फेवर करते थे, चर्च को फेवर करते थे, देवर टॉरीज। सो ड्राइडन एक टॉरी था। तो अब टॉरीज क्या मानते थे? टॉरीज बिलीव्ड इन दिस थिंग दैट जेम्स द ब्रदर, जेम्स जो उनका ब्रदर है वो किंग बनना चाहिए, क्योंकि उसमें रॉयल ब्लड है। लेकिन विग्स क्या कहते थे कि सन है, चाहे इलेजिटिमेट है बट सन है। तो जेम्स ड्यूक ऑफ मनमाउथ, हाँ जी, यहीं से ही हमारा बना है मनमाउथ रिबेलियन। सो जेम्स सन को किंग बनाया जाए, टोरीज कहते थे ब्रदर को, एटलीस्ट उसमें लेजिटिमेट ब्लड है, एक ब्रदर है, कैथोलिक है, कोई बात नहीं, लेकिन ब्रदर है। तो यहाँ पर टोरीज का बात मानी गई और जेम्स को 2 to 3 इयर्स के लिए किंग बनाया गया एज जेम्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड, उन्हें किंग बनाया गया। अब यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज कांस्टेंट डिस्कॉर्ड चल रही है सोसाइटी में, विग्स एंड टोरीज में सोसाइटी डिवाइड हो चुकी है, बिकॉज ऑफ दैट ड्राइडन का वर्क आया एब्सलोम एंड एकिटोफेल इस फाइट को रिप्रेजेंट करते हुए। और वो कैसे आया? एब्सलोम एंड एकिटोफेल इज अ पॉलिटिकल एलिगरी। यहाँ पर इस केस को किंग चार्ल्स II के जो आगे आने वाले उत्तराधिकारी बनेंगे, किंग बनेंगे, उस केस को उठाया गया, बाइबल की स्टोरी में फिट इन किया गया, ओल्ड टेस्टामेंट की स्टोरी ली गई। किंग डेविड का बेटा था एब्सलोम, और किंग डेविड के बेटे एब्सलोम ने रिवोल्ट किया था एकिटोफेल की हेल्प से अपने फादर के अगेंस्ट। सो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच, तो किंग डेविड, एब्सलोम एंड एकिटोफेल, इन 3 रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स से उन्होंने इंग्लैंड में परसिस्टेंट प्रॉब्लम को शोकेस किया है। तो एप्सिलॉन एंड एकिटोफेल एक पॉलिटिकल एलिगरी है, रिप्रेजेंटेटिव है हमारे एज का। तो विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ पार्ट 1 डिस्कसिंग अबाउट John Dryden. The part 2 will be equally energizing. We will be covering each and every work written by John Dryden. So we have so far discussed his early works, but mind you, keep a pen and paper with you while I teach and while you study. Thank you. Have a nice day.